गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम देख रहे थे इन्वायरमेंट, आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं इन्वायरमेंट की भाषा में। इस और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक इकोलॉजी लेंगे। इकोलॉजी आपकी हिंदी में होती है पारिस्थितिकी। कि इकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहला अगर हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे, सबसे पहला टर्म हमारा आता है तो व्हाट इज़ इकोलॉजी, कि आप पारिस्थितिकी क्या होती है। इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पर्यावरण और जीवों, इन्वायरमेंट है उसमें हमारे जीव हैं, तो पर्यावरण और जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन, जब हम परस्पर उनके बीच में रह संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इट मीन्स इन्वायरमेंट और जो भी हमारे क्या हैं जानवर्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ऑल ओवर, मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, विषाणु, जीवाणु, जो भी छोटे से बड़े जानवर हैं उनके और इन्वायरमेंट के बीच में जो परस्पर संबंध होता है उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप के बीच में इन्वायरमेंट और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच का। अगर हम इकोलॉजी देखें तो इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। पहला है ओकास एंड लोकॉस से मिलके बना है। ओकास का अर्थ होता है रहने का स्थान, और लोकॉस का अर्थ होता है विज्ञान। आप इसमें आपको दिख रहा है ओकास एंड लोकस, ये है ओकास एंड लोकास। ओकास का अर्थ है कि रहने का साधन, कि हम जहाँ रह रहे हैं, रहने का स्थान जहाँ है हमारा। और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, उसके साथ जो विज्ञान जुड़ी हुई है वो लोगोस होता है। तो इससे मिलके आपका इकोलॉजी बनता है। अगर हम बात करें 10वीं शताब्दी के शुरुआत में, 10वीं शताब्दी के शुरुआत में मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन प्रारंभ हुआ है। 10वीं शताब्दी में जाके इसका प्रारंभ शुरू हुआ, संबंधों, इन मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध था उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। और साथ ही साथ और एक साथ कई विषयों की ओर ध्यान दिया गया। क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, हम उसके बारे में ना सोचते हैं ना उससे रिलेटेड टर्म देखते हैं। जब हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी शुरू होती है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उससे और उससे जुड़ी हुई उन सारी वस्तुओं, उन सारे विज्ञानों, हर चीज़ पे फिर हमारा ध्यान जाता है। हाँ, अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ध्यान देते हैं हम। तो जब 10वीं शताब्दी में मनुष्यों और पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन होना शुरू हुआ तो एक ही साथ कई विषयों की ओर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप मानव पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना आई। उसका परिणाम यह हुआ, या उसका रीज़न यह मिला कि हमें इन्वायरमेंट की एक पारिस्थितिकी, इकोलॉजी की एक संकल्पना आई कि इकोलॉजी भी एक कोई टर्म होती है जिसमें हम इन दोनों लोगों का अध्ययन कर सकते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं है। आप आज की डेट में सुनते होंगे कि समुद्र में खोज की गई, पहाड़ों पे खोज की गई, जंगल में लोग जाते हैं, वहाँ भी का लाइव देखते हैं कैसे रहा जाता है। तो वही चीज़ कही जा रही है, पारिस्थितिकी का अध्ययन पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समुद्री जनजीव, जल स्रोतों, मरुस्थल, जंगल एक्सेट्रा हर जगह अध्ययन किया जा रहा है। अगर आप इन चीज़ों को इंग्लिश में देखेंगे तो इकोलॉजी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो दो वर्डों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ओकॉस एंड लोगोस। ओकास का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस। 20वीं सेंचुरी में जब ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी स्टार्ट की गई तो उस समय हमें पता लगा कि हाँ, एक ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो ह्यूमन इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो एक वही कॉन्सेप्ट आया, हमारा ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया जिसको वैज्ञानिकों ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, तो ये आपका इकोलॉजी था कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी किस सदी में शुरुआत हुई, तो सिंपल सी टर्म है, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, या इकोलॉजी इज मीटेड टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज ओकोस, सेकेंड इज लोगोस। ओगोस मीन्स कि लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग, लोगोस मीन्स साइंस, और
हम इसका सबसे पहली बार अध्ययन 10वीं शताब्दी में शुरू किया गया और अध्ययन शुरू करने के बाद हमें ये पता लगा या एक संकल्पना दी गई या एक नाम दिया गया, ये भी कह सकते हैं, या एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि ह्यूमन इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया कि ह्यूमन इकोलॉजी भी कुछ चीज़ है जिसमें हम इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं। इसका अध्ययन आज की डेट में केवल सतह पे ही नहीं रह गया सीमित जगह पे, बल्कि हर जगह हो रहा है, चाहे समुद्री जनजीव हो, जल स्रोत हो, मरुस्थल हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, एक्सेट्रा, कहीं भी हर जगह इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो ये आपकी होती है इकोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम अथवा इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई सिंपल टर्म में जब आप लिखेंगे। वैसे आप समझिए इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र एक नेचुरल यूनिट है इकोलॉजी की। इसमें हम ये देखते हैं कि एक क्षेत्र विशेष कह दिया जाता है, नहीं जैसे आपका है कि साइंस है, साइंस तो बहुत बड़ा है, साइंस के अंदर इन्वायरमेंट भी आता है, लेकिन कहा जाता है कि आप अगर 12th में हैं तो ये कहते हैं हमने मैथ लिया है, आप ये नहीं कहते हमने साइंस लिया है। क्यों? अगर आप ये कहें कि हमने साइंस लिया है तो सामने वाले बंदा अगर थोड़ा भी नॉलेजेबल हो ये ज़रूर पूछेगा मैथ या बायो। तो वही चीज़ें हैं कि एक सिस्टम के अंदर कई सब सिस्टम होते हैं, उस सब सिस्टम के अंदर भी कई सब सिस्टम होते हैं। तो इकोलॉजी की यूनिट आपकी इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम होती है। इसमें किसी एक क्षेत्र विशेष समझ सकते हैं आप, किसी एक क्षेत्र विशेष जैसे सभी जीवधारी या पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हों, उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है और वो किस तरह से पर्यावरण के साथ रहते हैं, कैसे अपनी बायोलॉजिकल यूनिट को कंप्लीट करते हैं, या ये कह सकते हैं वो अपनी जैविक इकाई कैसे बनाते हैं। जैविक इकाई का मतलब होता है कि अपने के बाद आने वाली पीढ़ियों को, कि वो एक चक्र होता है जो चलता रहता है। ये नहीं कि आज एक इंसान है कल उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो सकते हैं या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इट इज़ ए नेचुरल यूनिट in which all the living organisms of a particular area like plant, animal and microorganism interacted with these non-living environment and form a complete biological unit। वही चीज़ें हैं जो अभी आपको हिंदी में पढ़ा कि एक प्राकृतिक इकाई है। इट इज़ ए नेचुरल यूनिट इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक क्षेत्र में सभी या विशेष सभी जीवधारी, यहाँ पे सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया लाइक प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दो तरह के होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन दोनों का एक तरह से परस्पर संबंध होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ में कमी आ जाए या वो ख़त्म हो जाए तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इंड की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ दीज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। बात समझ में आ रही हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जितने भी जीव जंतु, एनिमल, जीवाणु, विषाणु हैं, जिनके अंदर हम ये भी कह सकते हैं प्राण है, वो और उनके साथ जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, जिनके अंदर प्राण नहीं होता है, नॉन लिविंग में जो आते हैं, उनके साथ एक बायोलॉजिकल यूनिट का कंप्लीट फॉर्म होता है। जैविक इकाई की एक अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। मतलब हमारा उनके साथ एक बहुत ही अहम रोल होता है। हर किसी के जीवन में, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, दोनों चीज़ें अहम होती हैं। अगर कोई भी एक चीज़ मिस हो जाए तो हमारी जो चेन सिस्टम है, जो श्रृंखला है इन्वायरमेंट की, वो टूट जाएगी और श्रृंखला टूटने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट हमारा ध्वस्त हो जाएगा।
तो इसलिए दोनों का रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका इकोसिस्टम होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसमें दिख रहा है, आप दोनों में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। ये मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एबियोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब अजैविक घटक और जैविक घटक दो होते हैं। जब हम बात करेंगे एबियोटिक कंपोनेंट की, अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। लिविंग और नॉन लिविंग आपको मैंने बताया कि लिविंग में जीवन होता है, नॉन लिविंग में जीवन नहीं होता है, तो वही है अजैविक और जैविक घटक। अजैविक घटक में जीवन नहीं होता है, जैविक घटक में जीवन होता है। ठीक है। तो अजैविक घटक ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एबियोटिक कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच डू नॉट हैव लाइफ बट दे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। मतलब इनके अंदर खुद का जीवन नहीं होता है, लेकिन जो जीवित घटक हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। चाहे उनके विकास की बात की जाए, चाहे इंसानों में उनके ग्रोथ की बात की जाए, हर चीज़ के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। मैंने शुरू में बोला था दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंध रखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर कोई भी एक डिसबैलेंस हुआ तो दूसरा अपने आप डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वही चीज़ है एबियोटिक कंपोनेंट। मतलब एबियोटिक कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच आर डू नॉट हैव लाइफ, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, बट दे आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक घटक। लेकिन जीवित प्राणी हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अंतर्गत आपके 3 कारक आते हैं, फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें तो भौतिक कारक, अकार्बनिक और कार्बनिक। ठीक है। तो इनके अंदर क्या आते हैं, एक छोटी सी वैसे देख लीजिए। एबियोटिक घटक के 3 कारक होते हैं, फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। ठीक, ये रहा आपका, इसमें दिख नहीं रहा होगा। एबियोटिक कंपोनेंट के अंदर 3 घटक होते हैं, फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। ठीक, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। फिजिकल फैक्टर में आपका जो हमें फिजिकल इफ़ेक्ट डालता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट या सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे फिजिकल फैक्टर होते हैं। इन्हें हम देखते हैं हमारी लाइफ में इनका क्या हो रहा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें आपका वाटर है, एटमॉस्फेरिक गैस है, मिट्टी है और मिनरल्स है। ये इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर 12th वाले हैं इसमें तो समझ सकते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन भी पढ़ते हैं, भौतिक फैक्टर भी पढ़ते हैं। ये आप 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए फिजिकल फैक्टर में आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सोलर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सारे आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक फैक्टर में आपका वाटर, एटमॉस्फेरिक गैस, सोल और मिनरल्स आ जाएगा। और जब आपका कार्बनिक रसायन की बात करेंगे ऑर्गेनिक की, तो उसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये आपके एबियोटिक कंपोनेंट के फैक्टर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हैं। एबियोटिक कंपोनेंट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एबियोटिक कंपोनेंट वो ऐसे घटक हैं या ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होता है, लेकिन वो जो एबियोटिक या लिविंग जीव हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनके फैक्टर की बात करेंगे तो इनमें 3 फैक्टर होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, प्रेशर ये सब आ जाएगा। इनऑर्गेनिक के अंदर आपका
वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज, सोल, मिनरल्स आ जाएंगे। कार्बनिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक्सेट्रा आ जाएगा। तो ये तो होता है बियोटिक घटक। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। जैसे फिजिकल फैक्टर है, इनऑर्गेनिक फैक्टर है, तो इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिजिकल फैक्टर की जो हम बात करेंगे सबसे पहले, तो फिजिकल फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम ये देखेंगे। ठीक, तो फिजिकल फैक्टर इसके अंतर्गत जलवायु कारक आते हैं, मतलब इट इंक्लूड क्लाइमेट फैक्टर। सिंपल सी टर्म है। अभी तक आपने यहाँ पे देखा इसमें क्या क्या आ रहे हैं ये चीज़ें। तो हम इसमें बात करें कि इसके अंदर आते क्या हैं। इसके अंदर आपका क्लाइमेट फैक्टर इंक्लूड होता है, कि जितने भी क्लाइमेट फैक्टर हैं, क्लाइमेट फैक्टर वो इसके अंतर्गत आते हैं। आपके फिजिकल के अंतर्गत क्लाइमेट फैक्टर सारे आते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट फैक्टर में यही होता है, टेम्परेचर चेंज हो गया, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, कभी लाइट ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, कभी प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी क्लाइमेट फैक्टर में। क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, तिन्हीं का चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो फिजिकल फैक्टर में आपका क्या के अंतर्गत क्लाइमेट फैक्टर आता है, या हिंदी में कह सकते हैं जलवायु। ये है आपका, इसके अंतर्गत जलवायुविक कारक आते हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक फैक्टर। इसके अंतर्गत क्या आते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर। इसके अंतर्गत हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, जल, ये सारी चीज़ें आती हैं। वातावरण में इनका चक्रण होता रहता है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। तो आपको इनऑर्गेनिक फैक्टर के अंतर्गत गैसेज आ रही हैं, आपने देखा, जो हमारे जीवन में ज़रूरी होती हैं। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, H2O, ये सारी ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं से ये लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए CO ज़रूरी है। कुछ जीव हैं जिनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, कुछ जीवाणु विषाणु ऐसे हैं जिनके लिए फास्फोरस, सल्फर ज़रूरी है, पानी सबके लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनऑर्गेनिक फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या होता है, ये एक वातावरण का चक्रण होता है, एक चैन कह सकते हैं, चैन होता है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत आपका जलीय, नाइट्रोजन और कार्बन चक्रण आता है। इंग्लिश में देखेंगे तो इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन एंड H2O। Their circulation occurs in the environment which is essential for oil. Their circulation occur in the environment which is essential for life. लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि इनके बीच का चक्रण इन्वायरमेंट में होता रहे। जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर का। अभी तक आपने देख लिया कि फिजिकल फैक्टर क्या थे, इनऑर्गेनिक फैक्टर क्या थे। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक फैक्टर। इनमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन जैसे पदार्थ सम्मिलित होते हैं। विभिन्न कार्बनिक पदार्थ चक्रण द्वारा जीवीय घटक में प्रवेश कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं तथा जीव की मृत्यु के पश्चात पुनः कार्बनिक पदार्थ वातावरण में मिल जाता है। मतलब नहीं समझे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे इसमें पदार्थ सम्मिलित हैं। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ में एक चक्रण होता है जीवी घटक का, और जो उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। जीव की मृत्यु के पश्चात पुनः कार्बनिक वातावरण में मिल जाते हैं। हमारी बॉडी है, एग्जाम्पल से समझिए आप इसको, हम ही हैं, हमारी बॉडी है। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सल्फर, वसा, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम इनको लेते हैं, जो ये पदार्थ हमारे शरीर में सम्मिलित रहते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है, बात को समझिएगा, जब हमारी मृत्यु होती है या तो हमें जला दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है, या पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो कोई भी चक्रण हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो वातावरण में मिल जाते हैं। अगर हमें ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है तो धीरे धीरे हमारी शरीर वहाँ गल जाती है और
वो मिट्टी के साथ मिल जाती है। अगर जलाया जाएगा तो जलने के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारी शरीर पूरी जलती है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं गैसेस के रूप में सब एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हम उसको एक तरीके से इन्वायरमेंट से हमने उसको लिया और बाद में इन्वायरमेंट ने उसको हमसे फिर से ले लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस enter into biological component by circulation and get converted into, ये लिखा है आपका, by get converted into simple organic substance and after the death। मतलब डेथ के पहले ये तो हम इन्वायरमेंट से हर चीज़ ले रहे हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, हर चीज़ हम ले रहे हैं किसी न किसी के थ्रू। अभी तो हम ले रहे हैं, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे अगेन मिक्स इनटू इन्वायरमेंट। डेथ के बाद ये ऑर्गेनिज्म फिर से इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, मतलब ये कहीं नहीं जाते हैं। इन्वायरमेंट से हम लेते हैं, हमसे ये फिर इन्वायरमेंट जाते हैं, इन्वायरमेंट से फिर इनको और कोई लेता है, फिर इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो ये आपका होता है कार्बनिक फैक्टर। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए और इनके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा होगा। तो हमने आज देखा इकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद इकोलॉजिकल सिस्टम देखा कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, उसके हमने घटक देखे, कंपोनेंट क्या क्या थे, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक के 3 घटक थे वो हमने देखे। अब बायोटिक घटक हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे।